और चलिए अब मुद्दे की शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर से जो अपने आप में बेहद खास है। सांवेर में 2018 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े तुलसी सिलावट ने बीजेपी के राजेश सोनकर को हराया था। मंगलवार को तुलसी सिलावट की जीत के बाद तुलसी सिलावट को इस तरह से गोद में उठाकर राजेश सोनकर ने खुशी का इजहार किया। इस तस्वीर को आप इस तरह से समझिए कि जिसे पिछले चुनाव में तुलसी सिलावट ने हराया था राजेश सोनकर, उसी ने जीत के बाद उन्हें गोद में उठाकर बधाई दी है, जो आपके सामने है। और यही कहा जा सकता है कि वक्त बदलता है और वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि अब जो प्रतिद्वंदी थे वो अब साथ हैं, और जो आज साथ हैं हो सकता है आने वाले दिनों में वो फिर से प्रतिद्वंदी हो जाएं, और यही राजनीति होती है। अब कैलाश विजयवर्गीय भी कह चुके हैं इस बात को कि राजनीति में सब अप्रत्याशित होता है, राजनीति में सिर्फ समीकरण होते हैं और समीकरण के हिसाब से ही राजनीति में बदलाव होते हैं, और वही ये तस्वीरें चरितार्थ करती हुई नजर आ रही हैं। तो बीजेपी की तो यहां पर बल्ले बल्ले हो गई है। अब कांग्रेस समीक्षा कर रही है, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसे परिणाम कैसे आ गए। उम्मीद तो नहीं की थी, बहुत मेहनत यहां पर की थी, मुद्दे भी कांग्रेस के पास मजबूत थे, लेकिन अगर उनके पक्ष में ये परिणाम नहीं गए हैं तो वजह जानने की कोशिश जरूर की जाएगी, और हम भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। फिलहाल अभी हमारे साथ में प्रदीप माहौर जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रदीप माहौर जी, स्वागत है आपका, और सबसे पहले तो आपको बधाई हो। खुश तो बहुत होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रदीप माहौर जी, ये बताइए कि कांग्रेस ने तो पूरी तैयारी की थी और आप लोगों की तरफ से नो डाउट बहुत अच्छी मेहनत की गई, संगठन पूरा मजबूत दिखा, बहुत अच्छे तरीके से प्रचार किया गया, मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने भुनाया, लेकिन क्या इतनी उम्मीद करके आप चले थे या फिर इससे ज्यादा की उम्मीद करके चले थे, या फिर लगा था कि थोड़ा और मुकाबला दिलचस्प हो सकता है कुछ सीटों पर? चुनाव में देखिए दो चीज होती हैं, एक होती है उम्मीद, एक होता है जो आप अपना कर्तव्य निभाते हो, कार्य करते हो, प्लानिंग करते हो, और तीसरी चीज होती है जनता। तो जनता सर्वोपरि होती है हमेशा, और जनता जो निर्णय देती है वो सबको मंजूर करना चाहिए। आज जनता ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है, और ये जो निर्णय है ये मध्य प्रदेश में पहले भी दिया था, करीब करीब अगर देखा जाए तो हमारा वोट परसेंटेज पहले भी ऊपर ही था, लेकिन इस बार जो है 9% का वोट परसेंटेज का अंतर रहा। करीब करीब 50% वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और ये खुशी की बात है। अच्छा, लेकिन प्रदीप जी एक चीज और यहाँ पर देखी गई कि अच्छा है आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है नो डाउट इन सीटों पर। ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में जरा आप हमें बताइए कि ग्वालियर चंबल संभाग से जो आपकी उम्मीद थी, क्या वो आपकी उम्मीद पूरी हुई है, या फिर उम्मीद थोड़ी सी अधूरी रह गई है, या फिर उम्मीदों को धक्का लगा? देखिए, उम्मीदों को धक्का लगने वाले कोई सवाल नहीं उठता। ये जितनी भी सीटें थी पहले कांग्रेस ने जीती थी, और कांग्रेस से हमारे पास में ये वापस आई। तो जब भी आप एक स्टेप ऊपर बढ़ते हो तो आपको खुशी होना चाहिए, और आप उसके ऊपर ठीक है समीक्षा होगी कि जो सीटों पे हारे वो क्यों हारे हम लोग, वो भी हमको जीतनी चाहिए थी। हर एक सीट मध्य प्रदेश की हमारे पास आना चाहिए। और नहीं, ग्वालियर से कुछ सीटें अगर आपके पास आई हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसी भी सीटें हैं जो बीजेपी से कांग्रेस के पास चली गई, उनके बारे में क्या कहेंगे आप पूरी मेहनत के बाद? देखिए क्या है कि जनता है, हर तरफ हमने अपना पूरा प्रयास किया, हमने पूरी कोशिश करी कि वो सारी सीटें आए हमारे पास में, और जहां पे भी सीटें गई हैं वहां पे भी अगर आप मार्जिन देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से मार्जिन है जिनसे सीटें गई हैं वो। तो ये तो चुनाव का देखिए समीकरण है, चुनाव में तो हो गई। कुछ कहीं पे आप थोड़ा सा नीचे होके जीत हार जाते हो, कहीं पे आप थोड़ा सा ऊपर होके जीत जाते हो, कहीं पे आपको नहीं, लेकिन जो आपका गढ़ रहा है जहां पर पूरा चुनाव का एक मुद्दा केंद्रित रहा, डबरा की मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, पूरा मुद्दा आपने चुनाव का केंद्रित वहीं कर दिया। वो आइटम नाम का जो शब्द एक आया था और उसको लेकर काफी बवाल मचा, काफी बवंडर मचा। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं उनका गढ़ है, जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर उनका गढ़ है, शिवराज सिंह चौहान डबरा में रुके, और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा में रुके। उसके बावजूद इमरती देवी हार गई वहां पर,
तो कुछ तो वजह रही होगी। बिल्कुल, इसके ऊपर समीक्षा की जाएगी और इसके ऊपर जैसी समीक्षा की जाएगी आगे उस हिसाब से उस पर निर्णय होंगे कि आगे क्या जो हमने गलतियां करी इस सीट पे जो हमको आगे नहीं करनी चाहिए, और कोशिश करेंगे कि आगे वो गलती ना करें और जनता वापस से वो सीट हमको आगे अगले चुनाव में दिलवाए। चलिए ठीक है, लेकिन कमी कहाँ है वो आप अभी भी नहीं बता पाएगी। शायद कुछ वजह रही होगी। वजह क्या रही होगी? क्या आपसी वजह रही है, आपस के लोगों की वजह रही है? क्योंकि मुद्दा आप लोगों को मिला था और उस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया भी था, है ना। और कुछ लोग तो वहां पर ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र से जहां पर नरोत्तम मिश्रा हैं, नरोत्तम मिश्रा बहुत अहम किरदार निभाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जानते हैं बखूबी कि किसको जिताना है, किसको हराना है। देखिए, आप कितना भी कह लीजिए, चुनाव जो है हमेशा अप्रत्याशित रहते हैं। चुनाव में हम लोग प्रयास करते हैं कि हर सीट हम निकालें, और आपने अभी थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था कि हो सकता है आपसी देखिए मतभेद कहीं भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि मिलकर चलती है। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रथम जो रखते हैं वो रखते हैं पार्टी को। पार्टी हमारे लिए प्रथम आती है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। जो व्यक्ति है वो यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं है, पार्टी श्रेष्ठ है। व्यक्ति जो है वो सिर्फ कार्यकर्ता है, आज एक कार्यकर्ता है, कल दूसरा आएगा, कल परसों तीसरा आएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन ये पार्टी जो है, ये आइडियोलॉजी जो है वो आज है, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। नहीं, लेकिन इमरती देवी के समर्थकों को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि भविष्य में मध्य प्रदेश की नई उप मुख्यमंत्री उन्हें मिलेंगी, लेकिन वो धक्का बहुत करारा हो गया है। मैं फिर आपके पास आऊँगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, और अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानस भवन पहुंचे थे और उनसे भी जब बातचीत की गई तो क्या कहा है उन्होंने, वो भी सुनते हैं। काफी हद तक उस दिशा में काम करना है। आज यहाँ से काम का प्रारंभ किया है। दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं। सर, अब क्या कांग्रेस मुक्त हो रही है क्या मध्य प्रदेश? देखो, ये उचित स्थान नहीं है। कुमार वाला हो जाए। चलिए, कमलनाथ अभी आपसे मिलने आने वाले हैं। मुझे जाने दो ना, तब तो आएंगे। 12 बजने वाले। मैं हर ट्वीट पे टिप्पणी नहीं करता। वो ऐसे ट्वीट करते हैं जिनका जमीनी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता और कोई उनके ट्वीट को गंभीरता से नहीं लेता। कई बार वो हास्यास्पद ट्वीट करते हैं और वो केवल इसलिए करते हैं कि जमीन पे कोई जड़ें बची नहीं है, तो ट्वीट के माध्यम से वो कैसे जिंदा रहें, इमोशनल चर्चित रहें वो, और इसलिए चर्चा में आने के लिए इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। इस पे क्या टिप्पणी करें। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी को कितनी जल्दी है। जब उनसे पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनसे मिलने आने वाले हैं तो उन्होंने बोला कि आप छोड़ेंगे तब तो हम जाएंगे। यानी मुलाकात वो भी चाहते हैं कि भाई एक मुलाकात हो जाए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। चैतन्य भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनावों को बहुत बारीकी से उन्होंने देखा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं ब्रजेश जी और चैतन्य भट्ट जी आपके पास आऊं उससे पहले हमारे सहयोगी जो पूरे ग्वालियर अंचल को बहुत बखूबी तरीके से समझते हैं और इन पूरे चुनावों में काफ़ी एक्टिव भी नजर आए, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर उन्होंने सबसे पहले दर्शकों तक पहुँचाई न्यूज़ स्टेट के, तो उनसे बात कर लेते हैं। विनोद, क्या धक्का लगा है राजनीतिक दलों को, कांग्रेस बीजेपी को ग्वालियर अंचल में? क्योंकि दोनों ही उम्मीद कुछ ज़्यादा लेकर चल रहे थे, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और साथ ही उन प्रत्याशियों का सपना टूट गया जो बड़े बड़े सपने देख रहे थे। देखिए हिमांशु, ये दोनों ही दलों के लिए धक्का नहीं है, क्योंकि इसमें बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है और ये बात सबके सामने है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत कर आई है। यानी ग्वालियर चंबल अंचल की 28 सीटों में से अगर 19 सीटें जीत गए हैं तो बीजेपी की मध्य प्रदेश में 19 सीटें जीत गए तो ये बड़ी जीत है। लेकिन जिस तरह से घेरने की कोशिश की लगातार कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को बीजेपी ने, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी सफल नहीं हो पाई और कई मंत्री उनके चुनाव हार गए। मंत्रियों का कैरियर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अब पार्टी खुद ही तय करे, क्योंकि अब ये सारे लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो गए थे वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार किया, उससे ऐसा लग रहा है कि जनता में बीजेपी अपनी बात समझाने में सफल हो गई और कांग्रेस ने जो गद्दारी का मुद्दा उठाया, जो 35 करोड़ के लेन देन का मुद्दा उठाया, उसको जनता के बीच में काफ़ी हद तक साबित नहीं कर पाई।
अगर सभी सीटों पर ये बात सफल हो जाती या ऐसा कोई प्रमाण जनता के सामने रखते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापसी होना इतना आसान नहीं होता। जिस तरह से एक केवल कमलनाथ को सामने रखकर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार करती रही और कमलनाथ ज़्यादातर सीटों पर अकेले ही सभाएं करते रहे, रैली करते रहे, उसको लेकर बीजेपी ने भी कई बार सवाल उठाए, कहा कि एकमात्र कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, तो तमाम सारी चीज़ें क्या कमलनाथ के ही पास रहेंगी, उसको लेके भी कहीं ना कहीं जनता में ज़रूर शंकाएं रही थीं। लेकिन जो समर्थन उनको मिला, जो भीड़ उनकी रैलियों में, सभाओं में देखने को मिली, उससे लग रहा था कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीत सकती है। विनोद, ये सीधा सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ ना। ब्रजेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं हमारे साथ, सीधा सवाल उनसे पूछ ही लेते हैं। ब्रजेश पांडे जी, पहले तो वन मैन आर्मी की तरह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डटे रहे, काफ़ी उनको समर्थन भी मिला, काफ़ी भीड़ भी देखी गई, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, बाकी लोग इतने एक्टिव नज़र नहीं आए। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आ गए तो उसके बाद ईवीएम पर पूरा ठीकरा यहाँ पर फोड़ दिया गया कि ईवीएम, ये नोट तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है। तो ये क्या है? क्या ये लगता है कि एक सही मैसेज है जनता को देने के लिए? देखिए हिमांशु जी, लोकतंत्र के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का, प्रजातांत्रिक मतों का सर्वाधिक महत्व होता है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बूते चुनाव लड़ा। ये हम पहले दिन से कह रहे थे और उस दिन से कह रहे थे जब आज से ठीक 7 माह पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को गिरा करके इन्होंने, शिवराज सिंह ने अपनी सरकार बनाई। पर्दे के पीछे से इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है। लेकिन इस चुनाव में वास्तव में जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, इस चुनाव में जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग किया, और इस चुनाव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात आपने पूरे चुनाव के दरमियान कवर किया होगा, इस पूरे चुनाव में जिस तरह से शब्दों की मर्यादाओं को लांघा गया, ये लोकतंत्र की शुचिता के लिए बहुत ही खतरनाक। नहीं तो आप ये बोल रहे हैं प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, तो फिर अपनी मंत्री इमरती देवी को क्यों नहीं बचा पाई बीजेपी? देखिए, कभी भी एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के अंदर शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान सबको रखना चाहिए था। शब्द जो भी निकलते हैं ये उस बाण की तरह होते हैं जो शक्ति ब्रह्मांड में दिव्यास्त्र करती है। तो मेरा समझना ये है या मेरा सोचना ये है कि शब्दों का चयन, ब्रजेश पांडे जी, शब्दों के चयन को लेकर मेरा सवाल नहीं है। आप लोग जो कह रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, नोटतंत्र चला है, ईवीएम में गड़बड़ी है, अगर ये सारी चीजें होती तो कम से कम अपने मंत्री तो जिता लेते बीजेपी वाले। वो तो नहीं जीते ना। जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं ये ठीकरा फोड़ के? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने सचमुच में ईवीएम का दुरुपयोग किया और ईवीएम के दुरुपयोग की घटनाएं कोई पहली बात नहीं है। कमलनाथ जी ने ये बात क्यों नहीं कही कि ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है? दिग्विजय सिंह जी ने कल भी इस बात को कहा। और नहीं, दिग्विजय सिंह जी चुनाव में कितना एक्टिव नजर आए, मुझे ये बताइए आप। कमलनाथ जी जो एक्टिव नजर आए, क्या कमलनाथ जी की तरफ से ये बयान सामने आया कि ईवीएम में गड़बड़ी है? 2018 के चुनाव के बाद जब जिन राज्य में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में जहां भी सरकार बनी, उसके बाद भी हमको अपने हिसाब से मत नहीं मिले, हमने तब भी ईवीएम पे। अरे आप दिग्विजय जी की बात बोल रहे हैं, मैं कमलनाथ जी का पूछ रहा हूं। कमलनाथ जी ने पहले दिन ईवीएम को लेकर के पूरे देश के सभी बड़े नेताओं ने कहा। हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा, पार्टी के अंदर सबसे मुख्य प्रवक्ता का पद होता है, सुरजेवाला जी ने कहा। तो मतलब ये है, देखिए अब मध्य प्रदेश की जनता ये समझ जाइए कि अगर आप वोट दें तो कांग्रेस को इतना वोट दें कि बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाए, तो कांग्रेस को यकीन हो जाएगा कि हाँ ईवीएम सही है। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो फिर लगेगा कि नहीं, इतना कम वोट मिला, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी यहाँ पर की गई है। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी, ये जो बयान सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि नोट तंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र यहाँ पर हार गया है, आप इसे किस तरह से देखेंगे? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में तो जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो जनता सबसे महत्वपूर्ण है। जनता के लिए ही होता है लोकतंत्र। अगर जनता ने आपको नकार दिया है तो इसमें आप इस तरह लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? भाई देखिए, क्या है कि 15 साल बाद कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला था। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी शासन करने का मौका मिला था। लेकिन 15 महीने में वो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई जो लोगों को लुभा सके।
उनको ये लगा कि किसानों की बात थी, ठीक है, बहुत से लोगों किसानों का कर्जा भी माफ हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, बिजली का मुद्दा भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो असली मुद्दे थे वो कांग्रेस अपने इस चुनाव में नहीं भुना पाई। वो गद्दार, टिकाऊ, बिकाऊ, आइटम, इस तरह के शब्दों को लेकर जब जनता के बीच में आई तो जनता को लगा कि यार देखिए कि जो व्यक्ति एक 15 साल सरकार चला चुका सफलतापूर्वक, उसके मुकाबले में अगर कमलनाथ जी 15 महीने भी सरकार नहीं चला पाए तो इससे बेहतर ये कि हम उसी व्यक्ति को वोट दें जो 15 साल सरकार चला सकता है और जो एक संगठनात्मक वो है, पार्टी है। तो दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप उपचुनाव देखेंगे तो उसमें सत्ता पक्ष को हमेशा फायदा मिलता है, क्योंकि मतदाता को ये लगता है कि अगर हम सत्ता पक्ष को जिताएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे काम होंगे, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अगर गोविंद सिंह राजपूत जीते हैं तो वहां के सुर्खी के लोगों ने यही सोचा है कि ये मंत्री थे और अगर ये जिताते हैं हम इनको तो ये फिर से मंत्री बनेंगे, और जब मंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हाँ। सबसे बड़ी बात होती है कि जो आप 35 करोड़ और 40 करोड़ की इस तरह की बातें जो कर रही थी कांग्रेस, उसका कोई पक्का सबूत वो जनता के सामने देकर नहीं आ पाए। दूसरी बात, आजकल जनता को भी ये किसी के दल बदलने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने कैंडिडेट को भी देखते हैं, पार्टी को भी देखते हैं। उनको लगता है कि अगर हमारा कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है तो निश्चित तौर पर वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे उसको वोट दिया जाता है। और फिर अगर दूसरी तरफ आप देखें, आंकड़ों की बात देखें तो कांग्रेस के पास अगर 28 सीटें भी वो जीतती तो भी उसके पास सरकार बनाने की स्थिति चैतन्य भट्ट की बात तो यहाँ पर वही होगी ना कि आप पहले पूरी क्षमता से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अगर कांग्रेस को मिल जाएंगी पूरी ताकत पूरी क्षमता से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और उसके बाद अगर आपको हार मिल जाती है तो फिर आप यहाँ पर कह देते हैं कि यहाँ पर गलती सैनिकों की है या फिर आम जनता की, आम जनता पर। तो ये गलत बात है और इसका एक गलत संदेश भी जाता है। वैसे शुभम हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, कुछ खबर आपके पास भोपाल में इस वक्त किस तरह की हलचल हो रही है? देखिए, कल चुनावी नतीजे आए हैं हिमांशु, और उसके बाद से आज का दिन खासा महत्वपूर्ण रखता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के राजनेताओं के लिए। मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुँचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने। इससे पहले मुख्यमंत्री मानस भवन पहुँचे थे जहाँ पर एक बैठक रखी गई थी, और दिग्विजय सिंह ने जो सुबह सुबह ट्वीट किया है नीतीश कुमार को लेकर, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो ज़रूरी नहीं समझते कि हर ट्वीट पर दिग्विजय सिंह के वो जवाब दें। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास की देख रहे हैं। अब कमलनाथ, इससे पहले भी आप देखिए कि जब सरकार गिराई गई थी और शपथ समारोह जब राजभवन में रखा गया था, उस वक्त भी कमलनाथ उस शपथ समारोह में राजभवन पहुंचे थे और उसके अगले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने भी पहुंचे थे। तो ये सिलसिला शुरू से ही जारी है, 2018 से ही जारी है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, और उसके बाद महत्वपूर्ण ये हुआ था कि जब सरकार गिराई गई थी उस वक्त भी कमलनाथ उन्हें बधाई देने पहुंचे थे, और आज एक बार फिर से पहुंचे। अब से कुछ ही देर बाद कमलनाथ भी यहाँ से निकलेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, एक ट्वीट उनका ज़रूर कल आया था, मगर इसके अलावा ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया उनकी नहीं रही है। आज शाम की अगर आप बात करते हैं हिमांशु, तो विधायक दल की बैठक कांग्रेस ने बुलाई है, और इस विधायक दल की बैठक में न सिर्फ विधायक बल्कि उन जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। 19 जिले के जहां पर चुनाव थे, मुलाकात होगी, बुलाया गया है, समीक्षा होगी, रणनीति फिर बनाई जाएगी, आगे की तैयारी की जाएगी। लेकिन अगर ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाए तो उसका आगे परिणाम भी निकल के सामने आता है। अब ये देखना है कि ईमानदारी दिखाता कौन है। क्या कांग्रेस वो ईमानदारी दिखा पाती है जिसकी दरकार है, या फिर जो डर्रा चला आ रहा है वही आगे चलता रहेगा? वक्त कम है तो विराम लगाना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।